कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, नदी किनारे दिल ये पुकारे, और यहाँ से जो है आज आपका खास कार्यक्रम आपके दोस्त और आपके साथी वीरा अंजान के साथ कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे में नदी किनारे से हमारे साथ आए हुए हैं बिहार छपरा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट राजीव सिंह जी। उनके साथ काफ़ी कर्मठ संघर्षवान पुरुष है, और जब भी उनसे मिलते हैं तो एक कविता का कुछ लाइन हमको याद आ जाता है। कविता का कुछ लाइन इस प्रकार है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। जी हाँ, संघर्षवान पुरुष के जीवन में जो है हमेशा से खून पसीने की ही चमक उसको जो है सफलता की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राजीव भैया से करेंगे आज हर विषय पर बात, राजनीति हो, व्यक्तिगत जीवन हो, साहित्य का क्षेत्र हो या सेवा का क्षेत्र हो, हर विषय में बात होगा और हर विषय में चर्चा होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार इस कार्यक्रम को पूरा देखें। तो भैया कार्यक्रम शुरू किया जाए। हर विषय में बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको किसी विषय में ना बात करना तो सॉरी शक्तिमान बोल सकते हैं। तो बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में बहुत फेमस डायलॉग है, बिहार में काबा। तो इसका जवाब क्या होगा भैया? बिहार ज्ञान की भूमि। बिहार में बहुत कुछ है। बिहार संभावनाओं का एक पूरी, आप देखेंगे पूरे देश के अंदर एक एलिट वर्क्स अगर कोई देता है तो बिहार से देता है। IAS IPS में बिहार में कोई अभाव नहीं है, एक इच्छा शक्ति की अभाव है। और जो लंबे समय से जो बिहार दंश झेला है वो आज भी है। हालांकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके एक शुरुआत किया है कि पुनः बिहार ज्ञान भूमि के रूप में स्थापित हो सके। दूसरा प्रश्न भैया आपसे यही है कि बिहार में भाजपा का भविष्य क्या है? देखिए, बिहार में भाजपा का भविष्य बहुत बढ़िया है, उज्जवल है। लेकिन वो जातिवाद की जो राजनीति 90 के दशक से शुरू हुई, पुष्टिकरण की जो राजनीति 90 के दशक से शुरू हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने कई बार भूल भी किया। आप सभी को शायद याद होगा कि 89 में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा की दी अवजनता थी, क्योंकि उस समय 34 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, और इंदर सिंह नामधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हुए। उस समय बिहार झारखंड एक था। लेकिन बाद में लालू यादव ने जो राजनीति की एक नई, उसको इबादत कर सकते, इबादत इसलिए कि जो उन्होंने एक नया दौर प्रारंभ किया, उस दौर से आज भी बिहार प्रभावित है। और जातिवाद बिहार की राजनीति का एक मुख्य दुखद पहलू है हमारी समझ से। आज वहाँ की युवा पीढ़ी बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आने वाला समय बिहार का और बिहार में भाजपा का बेहतर होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। पीढ़ियाँ बदलती है, विचार भी बदलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो सेवा का, समर्पण का जो भाव है वो जन जन को प्यारा लगता है, जन जन को पसंद है। कब तक हम लोग बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री देख पाएंगे? कुछ कोई उम्मीद की किरण आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कभी भविष्य में? देखिए, भारत की राजनीति में जब बिहार की बात करते हैं तो भारत की राजनीतिक परिदृश्य को भी समझते हैं। भारत के राजनीति में गैर कांग्रेसी जो सरकार की बात हुई तो सबसे पहले 74 से 77 तक का कालखंड रहा, फिर उसके बाद 89 से 91 तक का कालखंड रहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक को अलायंस का प्रयोग राजनीति में हुआ और वो सफल रहा, और उसी अलायंस का उपयोग बिहार के अंदर हुआ। और बिहार में एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली। नीतीश कुमार जरूरी है कि मजबूरी है?
देखिए, दोनों बातें जरूरी भी है, मजबूरी भी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं निष्पक्ष बातें करता हूं। जरूरी इस मायने में है कि निश्चित रूप से निर्विवाद नेता है, और मजबूरी इस नाते में है कि चूंकि जातीय समीकरण है तो कुछ जातीय समीकरण नीतीश कुमार जी के साथ भी है। आपने देखा होगा विगत की 15 के बाद का जो चुनाव हुआ है, ये सत्य बात है कि नीतीश कुमार जी जिधर रहे हैं बिहार की सत्ता उधर रही। नीतीश कुमार को देखकर लोग अक्सर एक ही गाना भी गाते हैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। देखिए, राजनीति में ये सब कोई बातें नहीं हो। वैचारिक रूप से नीतीश कुमार जी वैचारिक रूप से जब भी गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, आप सभी को याद होगा कि 1994 में लालू यादव का अगर विरोध की बात आई थी तो बिहार में दो नेता मुख्य रूप से लालू यादव का विरोध किए थे। उसमें एक नाम आनंद मोहन का था और दूसरा नाम नीतीश कुमार का था। क्योंकि आनंद मोहन वो सफलता प्राप्त इसलिए नहीं किए कि लालू यादव के बैकवर्ड फॉरवर्ड राजनीति में आनंद मोहन पिछड़ गए, और चूंकि नीतीश कुमार जी खुद ओबीसी वर्ग से आते थे तो 94 के बाद की परिदृश्य बदली, और 94 में जो समता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बना, जदयू बना, बाद में सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और आकर के निश्चित रूप से लालू यादव को सत्ता से अलग किया गया, सत्ता से खारा गया। जो जंगल राज कायम था, 4 बजे बाद 5 बजे बाद घरों से निकलना मुश्किल था, नरसंहार की एक लंबी श्रृंखलाएं बिहार के अंदर चली थी। यहाँ तक कि जो है बड़ी बड़ी कंपनियां की आपने देखा, रोहिणी आचार्य के शादी में जो है उनकी गाड़ी उठा ली गई, सोफा उठा ली गई, ऐसी तमाम घटनाएं घटा। चंपा विश्वास जैसे IAS अधिकारी के साथ सीरियल रेप कांड हुआ, ये सारी घटनाएं घटी। लेकिन बिहार के लोगों ने जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चूंकि ये सब के बाद नीतीश कुमार जी की छवि ऑनेस्ट छवि है और काम करने वाली छवि है। बिहार में उन्होंने काफी नीतीश कुमार की एक और छवि है कुर्सी कुमार की, ये कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति तो कुर्सी के लिए होता है। कौन ऐसा दल है, कौन ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कुर्सी की अपेक्षा तो क्या कुर्सी कभी भाजपा को नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। भाजपा को कुर्सी आज मिली नहीं है। आज 2 चीफ डिप्टी सीएम हमारे हैं लगातार जो है। जब हमने अलायंस किया है और अलायंस में हमारी कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी अपने, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 1-2 सांसद का अपना दल है, लेकिन जो कमिटमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के प्रति अपने सहयोगी दलों के साथ कभी भी धोखे की राजनीति नहीं करती। बिहार में कहा जा रहा है कोई भी अगर ज्यादा से ज्यादा सीट लाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, तो ये अंक गणित है ना, 243 विधानसभा सीट है। अब 243 विधानसभा सीट में अंक गणित को भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। अगर ऐसी परिस्थितियां, आज 43 विधायक हैं जदयू के पास, तो स्वाभाविक बात है कि वो जिसके साथ जाएंगे तो वो उसकी सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों? हाँ, तो सर अब तो ये तो बिहार के जो अन्य दल है उनके साथ जब उस प्रकार का समीकरण नहीं है तो स्वाभाविक बात है। आपने देखा था झारखंड में अकेला निर्दलीय जीतने वाले मधु बोरा मुख्यमंत्री बने। राजनीति के इतिहास है ऐसा। उसमें संगठन की बात करते हैं, भाजपा कितना मजबूत है बिहार में? अभी अगर संगठन की बात की जाए तो बिहार की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी, मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। पन्ना प्रमुख तक हमारे पार्टी का संस्था है। और हम सुनते आए हैं कि भाजपा 2 सीटों से जो है आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी है, लेकिन जब 2 सीट भाजपा का था तब भी भाजपा कार्यकर्ता मार खाता था और उसके साथ वही होता था जो बाकी लोग मतलब एक विपक्ष के साथ होता था। क्या होता है भारतीय जनता, और आज भी वही हो रहा है जब पूर्ण बहुमत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता। कहीं एक जो है लीडरशिप में गैप, माने सबसे ऊंचा स्तर और सबसे नीचा स्तर के बीच में कहीं गैप तो नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक सिस्टम से, लोकतांत्रिक पद्धति से भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए। आप अभी देखिए, विगत ये 3री कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन आप नहीं कह सकते कि किसी भी अन्य पार्टियों की जो सरकार है किसी भी स्टेट में उसको केंद्र सरकार ने कहीं से प्रताड़ित किया हो, कहीं से अपमानित किया हो। अगर इसी जगह भारतीय जनता पार्टी की जगह अगर इंडी गठबंधन या कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में होती तो कई विषयों पर जो है उन्हें दमन का शिकार बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे विषयों में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिले के सिद्धांत को लेकर के चले हैं, सर्वे सन्तु निरामया के विचार पे चलते हैं। तो हमारी सोच ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्सपोर्टेड है, जो दूसरे दलों से आए,
लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में भरोसा रखता है। व्यक्तिगत जीवन में जो है आप भी बहुत संघर्ष किए हैं हर क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन हो या पार्टी को लेकर, उसके बारे में कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता या नहीं किया हो वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखिए, अभी देश के अंदर जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, उस परिवार का लगभग 58 वर्ष का युवा राहुल गांधी की क्या स्थिति। एक आम जीवन में अगर आप संघर्ष करते हैं परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, तो निश्चित रूप से आप परिवर्तन स्वयं में भी लाते हैं, परिवार में भी परिवर्तन लाते हैं, समाज के अंदर भी परिवर्तन लाते हैं और संगठन में भी परिवर्तन आता है। युवा से याद आया तो बिहार में भी युवा है राजनीति के क्षेत्र में, दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है बिहार के लिए? आप किन 2 युवा का बात करें, मैं नहीं समझ पाया। एक है आरजेडी के युवा तेजस्वी यादव और एक पासवान जी जो है। देखिए, ये दोनों युवा जो है वो राजनीतिक विरासत के युवराज है। शिवराज जी भी अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत के युवराज हैं और तेजस्वी जी भी अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत के युवराज। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके राजनीति नहीं सीखी और इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके राजनीतिक शक्तियाँ नहीं प्राप्त किया है। तो इसलिए चूंकि ये भारत की एक ऐसी राजनीतिक दशा है, जो राजनेता भारत में सामंतवाद, राजतंत्र के व्यवस्था के खिलाफ आवाज बन करके उभरे और उन्हें लोकतंत्र में लोक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, आज उन लोगों के परिवार से जब ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है तो फिर लोकतंत्र में ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोकतंत्र नहीं, यह सामंतवाद का एक नव वर्ग है। मैं ऐसे इन दोनों युवाओं से कोई अपेक्षित नहीं हूँ। ये युवा तो आपके साथ ही है, माने एनडीए में है। एनडीए में है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने 2 युवा की बात किया है, गठबंधन की बात नहीं किया है। वो अपना 2 युवा की बात किया जो है मोदी जी को मान। ठीक है, आइडियल तो सबका होता है, ऐसा थोड़े कि चिराग पासवान जी या तेजस्वी जी लोकतंत्र के पार्ट नहीं हो। आपने कहा कि इन 2 युवाओं को कैसे देखते हैं, तो ये मेरा निजी राय है कि अगर स्वतंत्र युवा की बात की जाए तो मनीष कश्यप जैसा युवा को मैं मानता हूँ कि उसने जो भी कुछ प्राप्त किया है, मनीष कश्यप अपने संघर्ष के बलबूते प्राप्त किया। आज उसको जो भी अचीवमेंट लाइफ में प्राप्त हुई है वो अपने संघर्ष कर, तो मैं ऐसे युवा को प्रोत्साहित करता हूँ। इनकी शाखा से आए हुए आप व्यक्ति में से एक है, तो कुछ वहाँ की यादें जो आज भी आपको याद हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शक? जब मैं 90 में पहली बार शाखा जाना शुरू किया तो 90 के कालखंड में राम मंदिर की जो आंदोलन थी वो भारत में चरम पे थी और उस पीरियड में संघ पर अल्पकालिक कह सकते अल्प थोड़े समय के लिए प्रतिबंध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, या शायद प्रतिबंध लगा भी था, चूंकि उस समय मैं मैट्रिक का छात्र था, बहुत ज़्यादा उस समय अनुभव नहीं था। तो उस समय हमारा बख्तियारपुर बिहार के दक्षिण प्रांत में, बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ से अभी नीतीश कुमार जी हैं, तो बख्तियारपुर में रहता था, वहीं पढ़ाई करता था, शिक्षा के लिए वहीं से रहता था। तो जिला प्रचारक आते थे तो चूंकि संघ के प्रचारक का भोजन किसी स्वयंसेवक के यहाँ होता था और मेरे मामा जी जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल, उस समय जनता दल के नाम से जाने जाते थे, तो जनता दल के वहाँ के एक सम्मानित लीडर थे, उस समय वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भी थे और हम और मेरे मामा के बड़े लड़के वो दोनों संघ के शाखा में जाने लगे स्वयंसेवक। तो दो विपरीत विचारधारा थी, तो विपरीत विचारधारा होने के बाद भी कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी मामा जी जिला प्रचारक जी को डांटते, तो जिला प्रचारक जी भय से प्रत्यक्ष नहीं आते थे। भोजन हम लोग छात्र जीवन में थे तो रात्रि का भोजन रखा हुआ रहता था और थोड़ा देर रात तक हम लोग अपना अध्ययन करते थे। वो जिला प्रचारक जी आते थे तो हम लोगों ने उनको सिखाया था कि आप पत्थर के टुकड़े से खिड़की पे 3 बार मारेंगे और 3 टुकड़े का आवाज़ होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप आए हैं। और तब हम लोगों को जालेश्वर दास जालोदा थे, बेचारे बाद में उत्तर बिहार के कार्यालय प्रमुख रहे और वहीं उनकी निधन हुई। ये मैंने ऐसी यादें हैं जिसको मैं भूल नहीं पाता हूँ।
कभी कभी याद करता हूँ तो आंखों से आंसू आता है कि संघ के प्रचारक का जीवन कैसा होता है और किसके लिए होता है। संघ के प्रचारक अपने जीवन पर्यंत समाज राष्ट्र के उत्थान हेतु चिंतन करते हैं। समाज में नैतिकता का बोध और भौतिकता छोड़ करके आध्यात्मिकता की चेतना जलती रहे। हमारी सनातन संस्कृति की लौ जलती है। जो भारत की संस्कार संस्कृति है वह पुनर्जीवित हो, पुनर्प्रभाषित हो, और इसके लिए वो कार्य करते हैं। तो ये है हमारी यादें, अद्भुत यादें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं से झूठ तंत्र और दिग्भ्रम से बचते हुए अपने भारत की जो मौलिक विधाएं उसको धारण करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे आज डिप्रेस्ड युवा दिख रहा है, मैं अध्ययन करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है। घबराया हुआ युवा, बेचैन युवा, परेशान युवा, और इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत बड़े विजन के कारण असफल हो जाता है तो आदमी परप्लेक्स हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है। अपने निजी जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपने जीवन की जो पद्धति, जो भारतीय जीवन पद्धति थी, जो भारतीय जीवन दर्शन है, उसको हमने कहीं ना कहीं छोड़ा है। आज आप छोटी सी उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अगर 100 युवा है उसमें लगभग 40 से 50 युवा है जो आपको बैठ ही नहीं पा रहे। बहुत बड़ा स्टडी आपको बता रहा हूँ बर्बाद नहीं बैठने के कारण। हमारे योग सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि देयर आर 7 चक्रा इन माई बॉडीज। मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरम, अनहद, विष्णु चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। 100 में 90 युवा है जो मूलाधार से ऊपर जागृत ही नहीं हो। बहुत बड़ी विषय है, और यही कारण है कि युवा में क्षमता होते हुए, सामर्थ्य होते हुए हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी युवाओं को क्रश कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। आप कल्पना करिए कि एक 5 साल का बच्चा प्रातः 6 बजे उठ कर के वो स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर्ड होता है, उसकी मनोदशा क्या होती है। आज 90% युवा रात्रि 2 बजे तक, 12 बजे तक जग रहे हैं। यानी सोना, उठना, बैठना, खाना पीना। अब खिलाड़ी पैदा नहीं हो रहे हैं, अब गेम खेल रहे हैं, गैमलर पैदा हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए हमें एक नीति, एक पॉलिसी सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर ही बनानी होगी। आज आप देख रहे हैं 35 साल 40 साल के युवा का हार्ट अटैक कर रहा है। क्यों हार्ट अटैक कर रहा है? हम जंक फूड, पैक फूड, फास्ट फूड को जो है आहार में शामिल करनी है। तो इन सारी विषयों से युवा को चैतन्य होना होगा। भारत का युवा अगर चैतन्य नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से जो ये विश्व की विनाश की बातें हैं सार्थक होती दिखेगी। क्योंकि भारत का युवा दुनिया को राह दिखाएगा। वो चाहे शांति का राह हो, चाहे योग का राह हो, चाहे वो संघर्ष का राह हो, चाहे वो त्याग की राह हो, चाहे वो सेवा की राह हो, चाहे वो समर्पण की राह हो। यह अगर कोई दुनिया को दिखा सकता है वो भारत का युवा ही दिखा सकता है। इसलिए युवाओं को जागृत होना होगा। साहित्य से भी कुछ लगाव है आपको, जहाँ तक हमको मालूम है। तो साहित्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मतलब कोई गीत, संघ के कार्यकर्ता भी आप हैं, जिससे वो गीत जिससे आपको प्रेरणा मिलता हो जब संघर्ष काल हो, जब आप निराश खुद को महसूस करते हो, तो ऐसा कोई गीत? देखिए, संघ के मैं स्वयंसेवक के रूप में जो संघ से सीखा है, सेवा, समर्पण, समन्वय। एक अभी जो वर्तमान युवा पीढ़ी का जो मैं देख रहा हूँ स्थिति, कि भौतिकता की जो लिप्सा युवाओं में जगी है। और अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार, खबर पढ़ते हैं तो देखेंगे कि आत्महत्या का, अपराधीकरण का प्रवृत्ति बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण हम लोग बहुत पहले एक गीत गाया करते थे कि भौतिकता के चकाचौंध में साख गिर रही नैतिकता की। तो ये भौतिकता के प्रति जो चाह युवाओं में बढ़ा है, खास करके जब से सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया बना है तब से जो है। मैं युवाओं से एक आग्रह करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि जीवन में साहित्य को मित्र बनाए। पेपर इज द प्रॉपर फ्रेंड्स देन पीपल। पुस्तक से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता है। और भारत है इसे दुनिया को सबसे पहले पुस्तक देने वाला देश ऋग्वेद के रूप में
एक पुस्तक दुनिया को दिया था। तो हमें साहित्य से प्रेम करना चाहिए। आजकल युवाओं को देख रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, गूगल बाबा से पूछिए। अरे भाई गूगल बाबा क्या बताएंगे? जब गूगल नहीं थी तब हम दुनिया को वेद पढ़ाते थे, दुनिया को उपनिषद पढ़ाते थे, हम दुनिया को गीता का ज्ञान देते थे। वो साहित्य पढ़ना, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी ज्ञानार्जन होती है और संघर्ष की धारा मजबूत होती है। क्योंकि कई बार आप जीवन के विषम परिस्थितियों में घिरते हैं, वैसी परिस्थिति में साहित्य, आप सभी को ध्यान होगा हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी एक साहित्यकार, एक कवि थे। मधुशाला उनकी विश्व प्रसिद्ध कविता थी। अमिताभ बच्चन जी ने एक ABPL कंपनी बनाई थी, फिल्म निर्माण की कंपनी थी, और उनकी कंपनी घाटे में चल गई। ऐसा इतना घाटा उनके अपने मकान तक गिरवी रखने पड़े थे। और तब वो हरिवंश राय बच्चन जी के पास जाकर के, अपने पिताजी के पास जाकर के बोले कि पिताजी जीवन में बहुत। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि जब तक जीवन है तब तक दुख है। जो होता है वो अच्छा होता है, जो नहीं होता है वो उससे भी अच्छा होता है। जो आप पहले कर रहे थे वही कर, है ना। उस पर मीरा नैयर ने एक बुक भी लिखी थी, टू बी नॉट टू बी, एक पुस्तक लिखी थी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अमिताभ बच्चन जी के पास ऐश्वर्य हरिवंश राय बच्चन जी से अधिक थी, लेकिन एक साहित्यकार ही ज्ञान के द्वारा अमिताभ बच्चन जी को पुनः अमिताभ बच्चन जी स्थापित करने में, चूंकि ये पिता पुत्र की बात थी, लेकिन मैं इसे पुत्र और पिता के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं एक व्यक्ति को, एक बड़े व्यक्ति को साहित्यकार और साहित्य के नीचे नतमस्तक होते देखता हूँ, और पुनः वहाँ से प्रकाश से लेकर के, जीवन का ज्योति लेकर के पुनः जीवन में उत्थान पाते हुए देखता हूँ। इसलिए साहित्य से प्रेम करना चाहिए। और मैं अपने निजी जीवन में किसी को अगर भेंट करता हूँ तो साहित्य में भेंट करता हूँ। छोटी सी पुस्तक क्यों ना हो, मैं बर्थडे पे, मैरिज डे पे अगर किसी के यहाँ जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि एक पुस्तक मैं अपने तरफ से भेज कर। कोई गीत साहित्य से रिलेटेड? मैं फिल्म का एक गीत गाता हूँ, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग बेरंग, ये जीवन है। सोनपुर जो है और सोनपुर का मेला बड़ा प्रसिद्ध है पूरे भारत में, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो रहा है। कारण क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें सोनपुर की जो मेला थी वो आध्यात्मिक मेला, कालांतर में गजग्राह और अभी भी नारायणी नदी और गंगा नदी का संगम स्थली हरिहर क्षेत्र, ये दोनों नदियों का हिंदू जीवन में विशिष्ट महत्व। गंगा के जल का और नारायणी, जिसमें भगवान स्वयं शालिग्राम के रूप में पाए जाते हैं, ये दोनों नदियों का संगम स्थल है। और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा मोक्ष स्नान हरिहर क्षेत्र में होती है, आज भी हो रही है। और आज भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सोनपुर मेला का आयोजन नहीं होता है। सोनपुर मेला का आयोजन आज भी हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो पहले मेला का जो स्वरूप था, चूँकि हमारी जीवन थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन थी वो कृषि और कृषि आधारित जीवन, तो उस समय मेला में कृषि का जो पशु कह सकते हैं, पशुओं का एक बड़ा मेला लगता था। और साथ साथ जीवन की जो आवश्यक चीज़ें थी उसका वहाँ खरीद लोग करते थे। बाद में बाजारीकरण बढ़ा है और कृषि जो है हमारा पशु आधारित न होकर के यंत्र आधारित हो गया है। मेला की विकास को हम तब तक जो है पुनरुत्थान की ओर नहीं ले जा सकते जब तक उसकी आध्यात्मिक महत्व को हम बताने में लोगों को सफल नहीं रहता है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, या हमारे जो सनातन संस्कृति के जो अगुआ है उनके स्तर पे भी हरिहर क्षेत्र की जो प्रभाव है, हरिहर क्षेत्र की जो महात्म है, उसको न बता करके आप देखेंगे कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो उसको एनिमल फेयर कहा गया। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र थे। एनिमल फेयर वो नहीं था, देवोत्थान, जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, देवोत्थान से वहाँ पर संतों का आगमन होता था। पूरा मेला जो नारायणी नदी के किनारे है, जरभरत आश्रम से लेकर के संबलपुर तक टोपोलैंड है, तपोभूमि थी वो, आज भी साधु गाछी विद्यमान है। संत एकत्र होते थे और संत के साथ साथ जो है संत के जो
विभिन्न परंपराओं के संत थे, उनके जो भक्त होते थे वो लोग आते थे, और साथ साथ जो है आम लोगों का उस मेला से जुड़ाव था। लेकिन मूल जो विषय था मेला के आयोजन के पीछे वो आध्यात्मिक था। जैसे प्रयागराज कुंभ है, ठीक उसी प्रकार से हरिहर क्षेत्र जो है कार्तिक मोक्ष स्नान के लिए जाना जाता है, जो देवोत्थान कार्तिक पूर्णिमा, देवोत्थान से प्रारंभ होता है कार्तिक पूर्णिमा और 1 महीने तक मेला चलती है। 1 महीने तक लोग कार्तिक मास का कल्पवास भी वहाँ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको एनिमल फेयर किया, और आज के वर्तमान की जो जीवन पद्धति है उसमें आज का अगर कहेंगे तो मैं कहने में थोड़ी संकोच हो रही है, क्योंकि मैं भी सोनपुर हरिहर क्षेत्र से हूँ। आज सोनपुर मेला थिएटर के लिए जाना जा रहा है। ये सोनपुर का दुर्भाग्य है, सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य है, हरिहर क्षेत्र के निवासियों के लिए दुर्भाग्य है कि आज सोनपुर मेला का पहचान थिएटर और नौटंकी की नाच के लिए रह गई है। एक भी शंकराचार्यों का आगमन जो है सोनपुर में नहीं हो पा रहा है। एक भी सनातन परंपरा के बड़े संतों का सोनपुर में गंगा स्नान पर आगमन नहीं हो रहा है। तो सरकार के स्तर पे जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इलाहाबाद में जो प्रयाग कुंभ का आयोजन होता है उसका रूप स्वरूप बदला है। अयोध्या में जो है दीपोत्सव का रूप स्वरूप बदला है। हम अपने चीजों को कैसे नयापन के साथ रख पाते हैं, ये हम रखने में हरिहर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफल। हर कार्यकर्ता या नेता का कुछ इच्छा होता है, राजनीति में जो भी उतरा हुआ है, आपको कहाँ तक जाना है? देखिए, मैं ऐसे देख सकते हैं ऐसे किसी इच्छा को लेकर के मैं कार्य नहीं करते हैं। मैं कोई भी ऐसी इच्छा मन में नहीं रखा हो। संगठन ने जब जैसा जो दायित्व दिया मैंने उन कार्य किया। जीवन का पहला दायित्व गठनायकता था। संघ में एक गठनायक का दायित्व होता है। उसके बाद धर्म जागरण संघ की एक आयाम है, धर्म जागरण का जिला संयोजक, विभाग संयोजक, प्रांत के परियोजना प्रमुख का दायित्व भी हमारे ऊपर रहा। अभी संघ के हमारे पदाधिकारियों ने अपनी इच्छा जताई कि राजीव जी आपको राजनीतिक क्षेत्रों पर जाना चाहिए, और अचानक से मुझे युवा मोर्चा, हालांकि युवा मोर्चा के नायक मेरा उम्र नहीं है, मैं अभी 47-48 का हूँ। युवा मोर्चा में अधिकतम 40 आयु, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, युवा मोर्चा का संगठन जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये आपके नेतृत्व में संभव हो सकता है। तो संगठन ने जो दायित्व दिया, हमने दरी भी बिछाया है, हमने भोजन भी बनाया है। संघ के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी दायित्व प्राप्त होता है उसको ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक मैं करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा जीवन का यह प्रयास रहा है कि आई बिलीव इन ऑलवेज द बेस्ट। मैं हमेशा सबसे बेहतर, सबसे अच्छा में विश्वास किया हूँ। जो भी काम करना है सबसे अच्छा करूँ। संगठन आगे जो भी दायित्व देगी मैं उस कार्य को करूँगा, निष्पादित करें। स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका क्या है अभी के समय में? स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है हमारा आहार और हमारा विचार। योग में रहना। अष्टांग योग को अगर आप देखेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इसको अगर आप समझेंगे, और इसकी कोई समझ हम समझा नहीं पा रहे हैं वो। हर माता पिता का आज दायित्व है। आप अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, उससे अधिक आवश्यक है कि आप अपने बच्चे को हेल्दी बनाइए, स्वस्थ बनाइए। अगर वो स्वस्थ रहेगा ना तो वो मजदूरी करके भी जी लेगा, खा लेगा। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर तो आप बना रहे हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल तक। आप कहते हैं कि औसत आयु आज 65 साल, 70 साल हो गई। उस भारत में जहाँ 12,000 साल भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया था, उस भारत की दशा आज यह हो गई कि हमारी आयु 65 साल, 70 साल हो गई। इतनी हमारी जो है स्वस्थ गिरती जा रही है, और हमारी इस पर कोई चिंता नहीं है। हम दिखावा के लिए एक दिन योग कर रहे हैं। नहीं, योग दैनिक जीवन में होना चाहिए। धारण करने का चीज़ है योग। और इसके लिए अभी जो माता पिता की जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी माता पिता की पीढ़ियों को यह समझना होगा। और राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विद्यालयों के अंदर जितने भी हो, चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से एक सेशन चलाना चाहिए योग का, ताकि जागरूकता आए, योग लोग धारण करें। आज जो है विद्यालयों में आप देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, विद्यालय है, उसमें जो है हाई क्वालिटी की बातें हो रही है, लेकिन कहीं योग दर्शन नहीं, कहीं फूडिंग सिस्टम नहीं है। 6 बजे आप सुबह से बच्चे को ला करके और 2 घंटा शहरों के अंदर आप बच्चों को घुमा रहे हैं, और उसके बाद वो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। आप 50 साल, 40 साल के लोग
2 घंटे आप जो है बस से यात्रा करने के बाद थक जाते हैं। आप कभी इमेजिन किए हैं कि कितना 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा का क्या दशा हो रहा है। तो समय के अभाव यानी समय कम है, इसलिए जो है यहीं पर हम लोग को अपना कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार से चलकर बंगाल में आए और अपना कीमती समय हम लोगों को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सब